Today we'll study history from class 10th, and today we are going to continue with Section 1 Events and Processes, जिसका चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। तो आज के अपने इस चैप्टर में हम जानेंगे रेवोल्यूशनरीज के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्या रोल अदा किया था जिसकी वजह से यूरोप की हिस्ट्री में बहुत से चेंजेस देखने को मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें 1830 से 48 के टाइम पीरियड की, तो इस दौरान यूरोप में चल क्या रहा था? ड्यूरिंग 1830 टू 48 यूरोप विटनेस ग्रेट टेंशन एंड अनरेस्ट। तो अब यूरोप की सिचुएशन क्या हो गई थी कि वहां पे बहुत सारी टेंशन और अनरेस्ट हो गया था। अब इसके पीछे भी दो बड़ी वजह थी। पहली ये कि जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी कि ऐसे कुछ रूलर्स या ऐसे कुछ लोग जो कंजर्वेटिज्म में बिलीव करते थे, वो क्या चाह रहे थे कि हमें अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत बनाना है यूरोप में। सो एज कंजर्वेटिव्स वर ट्राइंग टू बिकम मोर पावरफुल, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था? रेवोल्यूशनरीज वर अटेम्प्टिंग हार्ड टू ब्रिंग लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो हमने ये बात की है कि बहुत ज्यादा टेंशन और अनरेस्ट वाली सिचुएशन हो रखी थी यूरोप में, तो किस वजह से थी कि एक तरफ तो कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या चाह रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरीज थे यानी क्रांतिकारी लोग थे, उनका मेजर अटेम्प्ट क्या चल रहा है कि हमें हर हालत में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को यूरोप में लेके आना है। लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये आजादी हो कि हमें अपने लाइफ को कैसे जीना है, हम पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक जो कि देशभक्ति वाली फीलिंग होती है, एक ऐसी फीलिंग कि मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, हम एक देश के वासी हैं। तो ये सारी चीजें यूरोप में रेवोल्यूशनरीज लेके आना चाहते थे। अब इससे पहले कि हम रेवोल्यूशनरीज के काम के बारे में जाने, पहले ये जान लेते हैं कि रेवोल्यूशनरीज जो थे बेसिकली ये कौन लोग थे। ये लोग कौन थे? So the revolutionaries comprised of the educated middle class elites like professors, teachers and clerks। तो बेसिकली ये लोग कौन थे? ऐसे मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर्स या टीचर्स थे, या फिर वो लोग कौन थे? क्लर्क्स थे। तो रेवोल्यूशनरीज बेसिकली किस तरह का कॉम्पोजिशन था जिसमें कुछ पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे। तो अब जो ये रेवोल्यूशनरीज थे, ये किन किन रीजन्स में अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी कर रहे थे? अब इसमें यूरोप के कुछ एरियाज आते थे, जैसे कि इटली, जर्मन स्टेट्स, उसके अलावा ओटोमन एम्पायर के अंदर जितने भी एरियाज आते थे वहां पे, और आयरलैंड एंड पोलैंड। तो इन सब एरियाज में अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे रेवोल्यूशनरीज के, मिडिल क्लास लोगों के, जिन्हें लगता था कि हमारे कुछ हक हैं जो हमें मिलने चाहिए और हमें अपने जो एरियाज हैं लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को हर हालत में लाना ही लाना है। तो ऐसा ही एक फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था ना, वो हुआ था फ्रांस में, और ये हुआ था 1830 में। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। So in July 1830, the Bourbon kings were overthrown and a constitutional monarchy was formed under Louis Philippe। तो अब आप जिन्हें यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये कौन है? ये है लुई फिलिप, जिन्हें लास्ट किंग भी कहा जाता है। रीजन बीइंग कि इनके बाद कोई और किंग जो था वो फ्रांस में नहीं आया। तो ये जो जुलाई 1830 की हम अपराइजिंग की बात करने जा रहे हैं, इसमें हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने इतना जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था कि बर्बन किंग्स, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि 1815 में ये लोग वापस से ये जो पूरी डायनेस्टी थी रिस्टोर कर गई थी, इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें ओवरथ्रो कर दिया गया। अब 1815 में क्या हुआ था? वियना में एक कांग्रेस हुई थी, जिसमें कुछ किंग्स ने क्या डिसाइड किया था कि दोबारा से बर्बन किंग्स जो हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? फ्रांस में आ जाएंगे। बट 1830 में जो अपराइजिंग हुई उसमें बर्बन किंग्स को हटा दिया गया, और इन्होंने क्या किया? एक राजा को ही अपना हेड बनाया, यानी एक मोनार्क को ही हेड बनाया। लेकिन यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो फॉलो करने पड़ते थे राजा को भी, सो दैट जो आम सोसाइटी है, आम लोग हैं, उनको एक बेटर लाइफ मिल सके। अच्छा, इसी जो ये जुलाई 1830 की अपराइजिंग थी ना, इसी से इंस्पायर होकर ब्रसल्स में भी ना एक अपराइजिंग हुई थी। अब उस अपराइजिंग की वजह से क्या हुआ? बेल्जियम, जो कि नीदरलैंड्स का हिस्सा हुआ करता था, उसे उससे अपनी एक इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ये सेपरेट हो गया था। और ये सब कब हुआ था? ये हुआ था 4 अक्टूबर
1830 को। तो अब जब हमें ये बात पता चल गई कि अलग अलग जगह पे जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग हुई जिसकी वजह से बर्बन किंग्स को हटा दिया गया, लुई फिलिप आ गए, फिर बेल्जियम जो था वो भी नेदरलैंड से अलग हो गया। तो इसी सब के दौरान एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी ना वो इनकलकेट हुई जितने भी एजुकेटेड इलीट थे यूरोप में उनके अंदर। तो वो क्या था, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। अगर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century. इट began its struggle in 1821. तो अब आप इस मैप की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको ये जितना भी ग्रीन पार्ट है ये कैसे दिखाया गया कि ये ऑटोमन एम्पायर है, और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो जो ग्रीस है उसको भी ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा दिखाया गया है। ऑटोमन एम्पायर में बेसिकली क्या था, मुस्लिम रूल था। और अगर ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ये किसकी वजह से शुरू हुआ था, Ottoman Empire was formed in the end of the 13th century by Turkish tribal leader Osman I. तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कौन है, ओस्मान वन। इन्होंने बहुत से ऐसे मेजर जो रीजन्स थे, कुछ एशिया के कुछ यूरोप के, उनको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, और इसके बाद इनके जितने भी सक्सेसर्स आए थे उन्होंने भी रूल किया था सक्सेसफुली और एक बहुत मेजर ऑटोमन एम्पायर खड़ा कर लिया था। तो अभी जो ग्रीस था ना, ग्रीस भी इस ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था। और अब जो ग्रीक लोग थे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप्स बियर करनी पड़ रही थी, और इन्हें लगता था कि अब इन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन्होंने अपना एक स्ट्रगल शुरू कर दिया था 1921 में। अब इस स्ट्रगल में एक चीज और थी, वो ये कि द ग्रीक स्ट्रगल बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड वाज सपोर्टेड बाय सिंपैथेटिक पोएट्स एंड आर्टिस्ट। ना सिर्फ ग्रीक स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बल्कि इसको सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे, जिन लोगों को इनके साथ सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। तो वो लोग कौन थे, इसमें पोएट्स आते थे, आर्टिस्ट आते थे, या ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें लगता था कि ग्रीस जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ऐसी एक पोएट के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। अब जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है लॉर्ड बायरन, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे। सो लॉर्ड बायरन सपोर्टेड द स्ट्रगल, ही प्रोवाइडेड फंड्स एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। अब लॉर्ड बायरन जो थे, इनको लगता था कि ग्रीस जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो उन्होंने स्ट्रगल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा फंड्स यानी पैसे भी प्रोवाइड किए, यहाँ तक कि खुद भी वॉर में पार्टिसिपेट करने चले गए थे। उस वॉर के दौरान ही इन्हें फीवर हो गया था जिसकी वजह से 1824 में इनकी डेथ हो गई थी। अब जब इतना सारा स्ट्रगल चल रहा था ग्रीस के लिए, तो फाइनली इन्हें सक्सेस भी मिली। उस सक्सेस को जाना जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से। ये 1832 में साइन हुई थी, और जब ये ट्रीटी साइन हुई उसके बाद क्या हुआ, इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ नेशन स्टेट। तो अब जो ये आप मैप देख रहे हैं ये ग्रीस का एक मैप है पूरा, और ग्रीस को 1832 में इस ट्रीटी की वजह से नेशन स्टेट का दर्जा मिल गया। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। So as we have already read that various artists and poets had participated in the revolutionary activities. क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो यूरोप है उसमें लिबरलिज्म आ जाए और नेशनलिज्म भी आ जाए। तो ऐसे टाइम में बहुत से जो पोएट्स थे या बहुत से जो आर्टिस्ट थे ना, राइटर्स वगैरह, पेंटर्स वगैरह, इनकी एक सोच थी। तो इनका जो नोशन था वो ये था कि ये जरूरी नहीं होता कि हर बार जब भी आप कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे कि आपको अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं, तो वो सिर्फ आप वॉर या कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू ही कर सकते हैं। उनका मानना था कि नेशनलिज्म को अगर आप अपने देश में लाना चाहते हैं, अपने एरिया में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पोएम्स, स्टोरीज और म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये जो एक कल्चरल मूवमेंट थी जिसे कि जो पोएट्स थे लेके आना चाहते थे थ्रू देयर पोएम, स्टोरीज एंड म्यूजिक, इसे कहा जाता है रोमांटिसिज्म। तो अब हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में। Romanticism was a cultural movement which sought to develop nationalist feelings through poems,
प्लेज और पेंटिंग्स। यानी एक ऐसा हमें कल्चरल मूवमेंट लेके आना है, उससे क्या होगा, लोगों के बीच में हम एक नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत से ऐसे पोएम्स लिखेंगे या ऐसे प्लेज होंगे, यानी कि ऐसे नाटकों का मंचन होगा या फिर पेंटिंग्स होंगी ऐसी बनाई जाएंगी, जिसके थ्रू हम लोगों के बीच में देश के लिए जो प्यार है, जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, उसको डेवलप करेंगे और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज जो हैं अब तक हमारे माइंड में, उसको एक्चुअली में अपने देश में लाएंगे। तो इसकी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल ये दे सकती हूँ। बहुत से बच्चों ने हिंदी की एक पोएम पढ़ी होगी जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई थी, जिसमें उनके युद्ध के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी कुछ लाइंस ऐसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब जो ये पोएम थी, इसके थ्रू आपके अंदर क्या इनकलकेट किया जा रहा है, देश प्रेम इनकलकेट किया जा रहा है ना। तो उस टाइम जो पोएट्स थे यूरोप में, उन्होंने भी यही सोचा कि हम अपने नाटकों, अपनी कविताओं और अपनी पेंटिंग्स के थ्रू क्या करेंगे, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को लोगों के अंदर डेवलप करेंगे। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ये पोएट्स थे या आर्टिस्ट थे, इनके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि what was the contribution of poets and artists and how is romanticism connected to it। यानी रोमांटिसिज्म को हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे नेशनलिस्ट फीलिंग्स इनकलकेट करने के साथ, और जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस सब में। तो यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो ना सिर्फ रोमांटिसिज्म आइडिया में बिलीव करते थे, बल्कि उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया था इस आइडिया के साथ, ताकि लोगों के बीच में वो एक नेशनलिस्ट फीलिंग को इनकलकेट कर सके। वो थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। तो अब यहाँ जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये कौन थे? ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। अब ये रोमांटिसिज्म को फेवर करते थे। इनका मानना था कि जो जर्मन कल्चर है, हमें उसे डिस्कवर करना पड़ेगा। किनके बीच में? जो कॉमन लोग हैं उन्हीं के बीच में हमें इसको डिस्कवर करना पड़ेगा। इनका मानना था कि ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन कैन बी पॉपुलराइज्ड थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस एंड फोक पोइट्री। यानी अगर हम एक जो नेशन के बारे में हमारी ट्रू स्पिरिट होती है, अगर उसे हमें और ज्यादा फेमस करना है, पॉपुलराइज करना, तो किसके थ्रू किया जा सकता है? वो किया जा सकता है जितने भी हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस हैं और जो फोक पोइट्री है उसके थ्रू। And the basic aim was to recover ancient national spirit and to generate awareness among illiterates। तो इस सब के पीछे मेन एम क्या था? ये कि एक तो हमें एशियन नेशनल स्पिरिट को दोबारा से लेके आना है, प्लस हमें अवेयरनेस लेके आनी है इलिटरेट्स के बीच में। पुराने टाइम में ज्यादातर जो लोग होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, प्लस आपको ये भी पता है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी। तो अगर आपको अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना है सब लोगों के तक, तो उस वक्त हमारे पास क्या जरिया था? या तो हम फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस का सहारा ले सकते थे या फोक पोएट्री का। जैसे आज की बात करें, जो भी हमारे नेता हैं वो क्या करते हैं? वो टीवी या रेडियो के थ्रू जो अपनी सोच है, जो उनका मैसेज है लोगों के लिए, वो पहुंचा पाते हैं। तब तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हर्डर ने कहा कि हमें फोक सॉन्ग्स, डांसेस और फोक पोएट्री का सहारा लेना पड़ेगा, सो दैट हम पॉपुलराइज कर पाए ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को, ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बीच में बल्कि इलिटरेट्स के बीच में भी। अब ये जो कंसेप्ट था ना हर्डर का कि हमें क्या करना चाहिए, रोमांटिसिज्म का आइडिया लेके आना चाहिए, बाकी पोइट्स का जो ये आइडिया था, ये ना सिर्फ ग्रीस में फायदेमंद रहा बल्कि साथ ही साथ इसने बेनिफिट किसे पहुंचाया? पोलैंड को। सो दिस प्रूव्ड यूजफुल इन द केस ऑफ पोलैंड ऑल्सो। अब अगर पोलैंड की आपको मैं बात बताऊं तो हुआ ये था कि एंड ऑफ जो 18th सेंचुरी था ना, उस दौरान पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था। 3 एरियाज थे, जैसे कि रशिया, प्रूशिया। अब प्रूशिया जो था ये जर्मन स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, जिसको आगे के चैप्टर्स में भी हम बताएंगे क्योंकि इसने जर्मन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और साथ ही ऑस्ट्रिया। तो अब इन 3 जो एरियाज थे, इन्होंने क्या किया ना, पोलैंड को बांट लिया अपने में। तो इससे क्या हुआ, जो पोलैंड जो था वो एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र इलाका नहीं रहा। सो दो इट डिडंट रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं पोलैंड की कि डिडंट रिमेन इंडिपेंडेंट, येट नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पोलैंड की अगर बात कर रहे हैं, वहां पे नेशनल फीलिंग्स को हम अभी भी म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू जिंदा रखना चाह रहे हैं, जबकि सिचुएशन क्या है कि ये बट चुका है अलग अलग हिस्सों में।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किन्होंने प्ले किया था? कैरोल कर्पिंस्की ने। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कौन है? ये है कैरोल कर्पिंस्की। तो he used to depict national struggle through operas। operas क्या होते हैं? जितने भी म्यूजिकल प्लेस होते हैं ना, उसे हम ओपेरा कहते हैं। तो ये क्या करते थे? ओपेराज किया करते थे और उसके थ्रू अपनी कहानियां अपनी ऐसे एक लेके आते थे लोगों के सामने जिसमें नेशनल स्ट्रगल के बारे में बात की जाती थी। इन्हीं के कुछ ऐसे प्रयास रहे थे जिसकी वजह से क्या हुआ, फोक डांसेस लाइक पोलोनेज एंड मजूरका क्या हो गए थे? ये टर्न अप हो गए थे इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। अब नेशनलिस्ट सिंबल की अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो हमारे भारत माता की हम एक पिक्चर हमेशा से देखते आ रहे हैं अलग अलग मैगजीन्स में, बुक्स में, वो एक सिंबल है। देश को अगर हम दिखाना चाहते हैं अपने को कि इंडिया जो है उसको दर्शाना चाहते हैं, तो हम भारत माता जो है उसको एक नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे देखते हैं। तो पोलोनीज और मजरका जो कि सिर्फ एक डांसेस हुआ करते थे, इन्हें भी नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे जाना जाने लगा, बिकॉज इन सब चीजों ने यानी ओपेराज ने और इन डांसेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल स्ट्रगल में पोलैंड के। अब कैरोल कर्पिंस्की की तरह ही एक और एग्जांपल देते हैं आपको ग्रिम ब्रदर्स के बारे में। अब ये जो ग्रिम ब्रदर्स है ना, इन्होंने जो काम किया था वो कहाँ पे किया था? वो इन्होंने काम किया था जर्मन रीजन में। अब हुआ ये था कि जब जर्मन रीजन के ऊपर फ्रेंच डोमिनेशन हो गई थी, तो उस वक्त ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया था? अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करके बहुत सी फोक टेल्स को इकट्ठा किया था और उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए अपनी लड़ाई जारी की थी। क्योंकि मैंने आपको पहले के पार्ट्स में भी बताया है कि सेंसरशिप लग गया था, जिसकी वजह से ये होता था कि किसी भी न्यूज़पेपर में, बुक में, मैगजीन में अगर आप किसी भी राजा या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हैं तो वो अलाउड नहीं था। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग एरियाज है, चाहे वो कोई जर्मन रीजन है जहाँ पे ग्रिम ब्रदर्स काम कर रहे हैं, या पोलैंड है जहाँ पे कैरोल कर्पिंस्की काम कर रहे हैं, या हर्डर थे जैसे जो कि काम कर रहे थे। तो हर कोई अपने अपने रीजन में रोमांटिसिज्म के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा था, सो दैट वो नेशनल फीलिंग्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके लोगों के दिलों के अंदर। So, not only poems and stories played a crucial role in developing national sentiments, but language ने भी अपना एक बहुत greater part जो था वो निभाया था। तो उसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। Well, अब ये languages ने अपना important role कैसे play किया? हमने आपको पहले ही बताया कि जो पोलैंड था उसको पार्टीशन कर दिया गया था, तो जो पोलैंड का हिस्सा रशिया के अंडर आया ना, तो वहां पे क्या हुआ? After Russian occupation, Polish was forced out of schools and Russian was imposed। अब यहाँ हो क्या रहा है कि पहले सिस्टम क्या था कि पोलैंड के जो स्कूल्स थे वहां पे पॉलिश भाषा जो कि पोलैंड की भाषा है उसी में पढ़ाया जाता। तो जैसे ही रशिया के लोग आए यहाँ पे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि पॉलिश जो लैंग्वेज है उसको बंद कर दीजिए और अब आप सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम अपनी भाषा को नहीं छोड़ने वाले, ना ही हम आपकी किसी और भाषा को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं योगदान था वो किन्होंने किया? क्लर्गी इन पोलैंड बिगिन टू यूज पॉलिश एज अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लर्गी वर्ड हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो चर्च में काम करते हैं। इसमें कैसे लोग आते हैं? जैसे कि प्रीस्ट हो गए, फिर बाकी के जो चर्चमैन हैं या बिशप हैं। तो ये सब लोग जो थे इन्होंने क्या बोला कि अब हमारी भाषा ही हमारा हथियार है जो कि हम यूज करने जा रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? चर्च के अंदर ये सिर्फ पॉलिश भाषा का ही इस्तेमाल करते थे, यानी जो भी इनकी प्रेयर्स होती थी, जो भी ये प्रीच करते थे, जो भी लोगों को जैसे आप कहते हैं कि प्रवचन या सरमन्स देते थे, वो किस भाषा में देते थे? पॉलिश लैंग्वेज में, राइट। एंड इसकी वजह से इन्हें बहुत सी समस्याएं भी झेलनी पड़ी थी, बिकॉज जब रशियन अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया था? बहुत से प्रीस्ट और बिशप्स जो थे इनको इन्होंने इम्प्रिजन कर लिया था, या फिर इन्होंने क्या किया था? इन्हें पॉलिश लैंग्वेज यूज करने के जुर्म में साइबेरिया में भेज दिया गया था। मतलब इन्हें इनके एरिया से हटा दिया गया और कहा कि आपको एक तरह से एग्जाइल दे रहे हैं या आपकी ये सजा है कि अब आपको साइबेरिया में जाकर रहना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को अटेम्प्ट करना है अगर अपने लिए कि ताकि हम अपने देश में कुछ कर सकें या अपने एरिया में अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सके, तो उस टाइम पे भी उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब हालांकि जब हम 1830 की बात करते हैं
तो सबसे ज्यादा किस वजह से जाना जाता है, जितने भी रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट्स हुए कहाँ पे, यूरोप में। बट 1830 को हम एक और वजह से भी जानते हैं, वो क्या थी, वो थी हंगर एंड हार्डशिप्स। तो अब ये जो भूखमरी आ गई थी और बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, इसके पीछे मेन वजह क्या थी। देखिए धीरे धीरे ना यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी। अब बढ़ी हुई पॉपुलेशन के साथ समस्याएं किस तरह की आने लगी, अब सभी को तो जॉब नहीं मिल सकती ना, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई। अब लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी रूरल एरिया के लोग हुआ करते थे ना, इन्होंने जाना शुरू कर दिया अर्बन एरियाज में, क्योंकि इन्हें लगता था कि इन्हें काम मिल जाएगा। जब इनके पास काम होगा तो इन्हें बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब जब सब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ आने लगे ना, तो वहां पे क्या होने लग गया, बहुत सारे स्लम एरियाज बनने लगे। अब इतनी सारी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये आने लगी थी कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों की हार्डशिप्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड हंगर वाज अ बिगर प्रॉब्लम इन दोज डेज। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये जान लीजिए कि ये सारी समस्याएं जो हो रही है ना, यहाँ पे जो ये हार्डशिप्स है, ये नहीं कि सिर्फ जो पुअर लोग हैं उन्हीं को बियर करना पड़ रहा है, सोसाइटी के अलग अलग तरह के जो लोग हैं उन सबको बियर करना पड़ रहा है। अब उसमें चाहे तो कोई बिजनेसमैन है या कोई वर्कर है, मतलब हर एक इंसान को कुछ ना कुछ हार्डशिप बियर करनी पड़ ही रही थी। तो आइए इसके बारे में भी समझ लें। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना इन टाउन्स फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड। अब जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे ना, यानी छोटे प्रोड्यूसर्स होते थे, तो इनकी जो भी ये काम करते थे, प्रोडक्शन होती थी, तो इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स जनरली कहाँ होती थी, या तो इनके घरों में होती थी ये, या फिर इनके पास कुछ छोटे वर्कशॉप्स हुआ करते थे, जिसमें कि ये क्या किया करते थे, अपनी प्रोडक्शंस वगैरह जो थी वो कैरी अप किया करते थे। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें ना, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेंशंस होने लगी थी, वहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आने लगी थी। तो जब वहां पे इंग्लैंड में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने लग गया, तो वहां पे ये लोग क्या करने लगे थे, मशीन्स का यूज करने लग गए थे, एंड बहुत फार मोर एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनकी उस टाइम के हिसाब से, जिसकी वजह से जितने भी इनके गुड्स ये भेजा करते थे दूसरे देशों में, दूसरे एरियाज में यूरोप के, वो बहुत ज्यादा सस्ते होते थे, यानी चीपर इन रेट होते थे। ऐसे टाइम पे जितने भी हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग टाउन्स में या अलग अलग छोटी जो भी एरियाज हैं यूरोप के, इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। और उस दौरान भी आप एक बात याद रखिए कि जो अरिस्टोक्रेट्स थे, यानी रिच लोग जिन्हें कहा जाता है, इनकी अभी भी एक पूरी डोमिनेशन होती थी यूरोप के मेजर हिस्सों पे। अब अरिस्टोक्रेट्स में आप बड़े रिच जो लोग हैं ना उनको ही रखें, उसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स को आप नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमने वर्ड क्या यूज किया कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो उतने रिच नहीं है। एंड इनके साथ क्या दिक्कत थी ना, ये आगे जो पैसा देते थे ना पीजेंट्स को काम करने के लिए, वो भी बहुत कम होता था। तो यहाँ पे अगर मैं सोसाइटी के अलग अलग लोगों की बात कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी परेशान है, और जो पीजेंट्स थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उनको क्या है कि उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती थी और वेजेस जो थे उनके वो थे बहुत ज्यादा लो। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास पैसे भी नहीं है और फूड प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, तो इन सब की वजह से सिचुएशन जो है ना बहुत बिगड़ती जा रही। तो ऐसी जो सिचुएशंस थी जहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस आ रहे थे, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक तरह से अपने अपने लेवल पे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसी एक रिवोल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये रिवोल्ट हुआ था सिलेशिया में 1845 में, और ये रिवोल्ट किन्होंने किया था, वीवर्स ने किया था। तो यहाँ ये जो रिवोल्ट था ना, ये वीवर्स ने कर दिया था बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनका क्या कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनको बहुत कम पे कर रहे थे, यानी जो उनके वेजेस थे वो बहुत ज्यादा कम थे। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हुआ ये था कि कुछ वीवर्स जो थे वो एक कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर गए, और ये सब कब हुआ था, ये सब हुआ 4 जून को। ईयर कौन सा था, 1845। तो ये लोग जब यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गए अपनी समस्याएं लेके, तो इन्हें लगता था कि इन्हें कुछ मदद मिलेगी, वो कुछ इनको हेल्प आउट करेगा। बट जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसने इन्हें बहुत मिसट्रीट किया, बहुत गंदे तरीके से इनके साथ बर्ताव किया। अब गुस्से में आकर इन लोगों ने जबरदस्ती इसके घर में ये लोग घुस गए कॉन्ट्रैक्टर के, और वहां पे अटैक कर दिया, चीजों को तोड़ दिया। इस सब से डर के कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया,
अपने परिवार के साथ वो घर छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। लेकिन ठीक 24 आवर्स के गैप पे वो मिलिट्री के साथ वापस आया और मिलिट्री के साथ इनकी मुठभेड़ हुई जिसमें कि 11 वीवर्स की डेथ हो गई थी। तो यानी एक मेजर आप कह सकते हैं एक ऐसा जो था रिवोल्ट हुआ था किनके द्वारा, वीवर्स के द्वारा सिलेशिया में। रीजन वाज दिस कि अब ये हार्डशिप से, हंगर से परेशान हो रखे। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीजेंट्स ने एक अच्छा खासा रिवोल्ट कर दिया है, तो ऐसे ही कुछ और रिवोल्ट्स हुए थे हंगर और हार्डशिप के खिलाफ। वो क्या रिवोल्ट थे? वेल, एक पीजेंट अपराइजिंग हुई कहाँ पे? पेरिस में इन द ईयर 1848। तो ये जो द पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1848 थी ना, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस ये रही कि वहां पे भी समस्या अगेन ये आ गई थी कि फूड शॉर्टेज था, प्राइजेस बहुत हाई हो रखे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी और लोगों ने फाइनली क्या कर दिया? रिवोल्ट। तो जहां हमने अब तक ये पढ़ा था कि लोग अपनी पोएम्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू रिवोल्ट कर रहे हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पोइट्स से ये सारा ध्यान शिफ्ट हो रहा है पीजेंट्स पे, क्योंकि यूरोप में बहुत तंगी आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं एंड हार कर इन सब चीजों से पीजेंट्स जो है वो अपराइजिंग पे उतर आए हैं। अब जब हम बात करें 1848 की अपराइजिंग की, जो कहाँ पे हो रही है? पेरिस में, यानी फ्रांस में, तो इसका एक बहुत मेजर नतीजा निकल के आया। नतीजा क्या था? लुई फिलिप वॉज ओवरथ्रोन। लुई फिलिप, जिन्हें की बर्बन डायनेस्टी को वापस भेज के लाया गया था, अब इन्हें भी हटा दिया गया। एक्चुअली में इन्हें मैदान छोड़ के ये भागना पड़ गया था, तो इसीलिए मैंने इन्हें लास्ट किंग कहा था, क्योंकि इसके बाद कोई किंग नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। यहाँ पे क्या हो गया? नेशनल असेंबली को हम लोग ले आए हैं कहाँ? फ्रांस में। तो जैसे ही नेशनल असेंबली आई, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पहले तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब रिपब्लिक होगा, यानी लोगों का राज होगा, कोई राजा नहीं चाहिए हमें जो हम पे राज करेगा, लोग ही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके क्या पावर्स होंगे। और लोगों को मदद करने के लिए इन्होंने कुछ अच्छी चीजें जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी। सबसे पहले इन्होंने सफरेज राइट जो था ग्रांट कर दिया, किनको? सिर्फ मेल्स को। अब ये जो वर्ड यूज किया गया ना आपकी बुक में, सफरेज, इसका मतलब होता है वोटिंग राइट। जैसे हमारे देश में 18 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आपको ये हक है कि आप वोट डाल के अपने लिए आपका जो नेता है वो चुन सकते हैं। तो ये जो सफरेज राइट था ना, ये सिर्फ मेल्स को दिया गया, जो लोग की 21 के अबव एज थी जिन लोगों की, उनको। कहाँ पे? फ्रांस में। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मेल्स को इंक्लूड किया जा रहा है। सेकेंड थिंग वॉज दिस कि उनको एक गारंटी दी गई कि सबको काम करने का जो राइट है वो मिलेगा। अब समस्या वहां पे क्या चल रही थी? लोगों के पास नौकरी नहीं थी ना, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, तो यहाँ पे राइट टू वर्क जो है वो लोगों को दे दिया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और की, वो ये थी कि बहुत सारे नेशनल वर्कशॉप्स जो थे वो सेटअप किए गए। अभी जो नेशनल वर्कशॉप होते थे ना, इनका काम क्या होता था कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, उनका काम क्या होता है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की कुछ अच्छी चीजें जो थी ये लोग लेके आए ताकि लोगों की जिंदगी में थोड़ी बहुत बेटरमेंट हो जाए। अब हमने ये तो जान लिया अब तक कि अपनी कहानी में कि वीवर्स या पेजेंट्स जो थे इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, एक अपराइजिंग कर दी ताकि इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी बेटर हो सके। इन्होंने अपनी एक अलग क्रांति चला दी। पोइट्स और राइटर्स ने अपनी एक अलग क्रांति चला दी, है ना। उनका मानना है कि हम तो रोमांटिसिज्म के आइडिया से ही नेशनल फीलिंग्स इनकलकेट करेंगे लोगों के अंदर। तो पैरेलल टू दिस ना कुछ और लोग भी थे, कुछ ऐसे और ग्रुप्स भी थे जो रेवोल्यूशन को इनिशिएट कर रहे थे अपने ही तरीके से। अब जैसे कि हुआ क्या था कि जो ये 1848 की अपराइजिंग थी, इसकी वजह से फ्रांस जो था उसको तो आजादी मिल गई मोनार्क से, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज थे जो नेशन स्टेट नहीं बने थे। सो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी वर नॉट नेशन स्टेट्स। ये अभी भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। तो यहाँ पे जो मेन एंड विमेन रहते थे, इन्होंने क्या कहा? द मेन एंड विमेन डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। इन्होंने कहा कि जैसे हमारे जो
देश है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के अंडर है, वैसा ना हो, एक यूनिफिकेशन आ जाए, नेशनल यूनिफिकेशन आ जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें कुछ एक सेट होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसको फॉलो किया जाए पूरे देश में। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए रेवोल्यूशनरीज के, जिसमें एजुकेटेड मेन एंड वीमेन थे, जो अब किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की और नेशनल यूनिफिकेशन की। इन लोगों का ये मानना था कि एक ऐसी नेशन स्टेट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी हो। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्यों डिमांड किया जा रहा है? क्योंकि जो राजा लोग थे, जब हमने ये पढ़ा ना कि दोबारा से जो यूरोप था कंजर्वेटिज्म की तरफ चला गया था, वियना में कांग्रेस हुई थी, उसकी वजह से बहुत से मोनार्क्स जो थे दोबारा आ गए थे, है ना, कंजर्वेटिज्म की तरफ हम दोबारा से मुड़ गए थे। तो वहां पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कर्ब डाउन करने के लिए, जहां पे भी कोई सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म होती थी, कोई एसोसिएशन बनती, तो उसको ये एक तरह से वहां के लोगों को तंग परेशान करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। तो इसी तरह की सोच के साथ ही जर्मन रीजन में क्या हुआ, ऑन May 1848, 831 representatives joined the Frankfurt Parliament convened at St. Paul Church। तो 18 मई 1848 को क्या हुआ, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ज्वाइन हुए। जर्मन स्टेट के ही रहने वाले ऐसे बहुत से लोग, जैसे कि जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, रिच आर्टिजन्स। तो ये सब कहाँ पे इकट्ठे हो गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ही सेंट पॉल चर्च था वहां पे। और इन्होंने क्या किया ना, एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। किसके लिए? जर्मन नेशन के लिए। तो जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो उसमें इनकी सोच क्या थी, इन्होंने कहा जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, यानी एक मोनार्क, एक राजा ही हमारा हेड रहेगा जर्मन नेशन का, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म रहेगी एक हमारी गवर्नमेंट की, जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे और उसी को फॉलो करते हुए ही राजा जो है वो राज करेगा। और इसी सोच के साथ इन्होंने जो क्राउन था वो किन्हें ऑफर किया, इन्हें, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं। ये कौन है? ये है फ्रेडरिक विल्हेम फोर, जो कि प्रूशिया के राजा थे। अब जैसे ही ये लोग इनके पास क्राउन लेके पहुंचे अपनी इस कंडीशन के साथ कि आपको पार्लियामेंट के कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा और तभी हम आपको एक हेड के तौर पे देखना चाहते हैं, तो इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ही नॉट ओनली रिजेक्टेड इट, बल्कि इन्होंने ऐसे और भी बहुत से मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया जो कि इलेक्टेड असेंबली जो थी ना 831 रिप्रेजेंटेटिव्स की, इसको अपोज कर रहे थे। सो मोनार्क्स, मिलिट्री एंड एरिस्टोक्रेसी अपोज द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को किन किन लोगों ने अपोज कर दिया? जितने भी मोनार्क्स थे, मिलिट्री थी और जितने भी रिच क्लास लोग थे। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन पता है क्या है, मोनार्क्स, मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी, ये तीन ऐसी कैटेगरीज होती थी जो यूरोप पे अपनी बहुत ज्यादा डोमिनेशन रखते थे, यानी इन्हीं का एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में रूल चला करता था। तो इन्हें लगता था कि हम पार्लियामेंट को नहीं फॉलो करेंगे, और इन्होंने क्या किया, इसे अपोज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी ना, जो पार्लियामेंट थी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल पाई थी। रीजन वाज दिस कि जितने भी पीजेंट्स थे ना, तो इन्होंने उनके हकों के बारे में बात की थी कि जो भी उनके राइट्स थे उनके बारे में कोई बात नहीं की, जो समस्याएं फेस कर रहे थे उसके बारे में बात नहीं की। साथ ही साथ बहुत सी विमेन जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी ये चीज नोटिस की कि उनको किसी तरह का राइट जो था ना वो नहीं मिला था। उनको जैसे राइट टू वोट या और भी जो विमेन अपने सोचती थी कि हमें राइट्स मिलने चाहिए, वैसा कुछ कभी मिला ही नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये पार्लियामेंट थी 831 लोगों की, यानी 831 लोगों की, उसको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। फाइनली ट्रूप्स की मदद से, ट्रूप्स हम कहते हैं सोल्जर्स को, उनकी मदद से क्या हुआ, इस असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से जो कंजर्वेटिव्स थे, मोनार्क्स थे ना, उनका फिर से आप कह सकते हैं कि रूल जो था वो चल गया, क्योंकि उन्होंने सप्रेस कर दिया था ना ये सारी चीजों को। बट
Though conservative forces suppressed the liberals, they were not able to restore the old order. हालांकि जितने भी लिबरलिज्म को लोग अपने देशों में लाना चाहते थे उसको उन्होंने किसी भी तरह से सप्रेस कर दिया, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को भी उन्होंने कर्ब डाउन कर दिया। पर जो एक पुराना उनका एक कह सकते डोमिनेशन होता था ना, अब वो नहीं रहा। तो उन्हें भी ये चीज रियलाइज होने लग गई थी कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें। प्लस इनके ब्रेन में एक चीज ये भी थी कि अगर हम कुछ अच्छे मेजर्स ले आते हैं, मेजर्स यानी कुछ ऐसे अच्छे रिफॉर्म्स ले आते हैं, तो उससे हमें ये भी बेनिफिट मिल सकता है कि जितने रेवोल्यूशनरीज है ना वो शायद थोड़े शांत हो जाएंगे और अपनी जितनी भी वो रेवोल्यूशनरी वाली एक्टिविटीज कैरी करते हैं ना उसको शायद वो बंद कर देंगे। तो इसके लिए ना इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, थोड़े अच्छे जो मेजर्स थे, रिफॉर्म्स थे, वो ये लेके आने लग गए। अब जैसे कि इन्होंने बहुत सी जो पुरानी प्रथाएं थी ना उनको बैन कर दिया। Thus, serfdom and bonded labor were abolished in Habsburg and Russia. अब हैब्सबर्ग एम्पायर जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि उसमें अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग एथनिक कल्चर वाले लोग शामिल थे, यानी बहुत बड़ा एरिया था ना जिसमें हैब्सबर्ग का अपना एक कंट्रोल था। और रशिया भी एक मेजर पावर था, इसका भी बहुत ज्यादा कंट्रोल था। तो इतने बड़े रूलर्स जो थे हैब्सबर्ग और रशिया के, इन्होंने भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझा कि अब उतना हमारा प्रभाव नहीं रहा है और अगर हमें थोड़ा उनके साथ लीनियट होके रहना है तो ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, सर्फडोम और बॉन्डेड लेबर जैसी जो प्रथाएं इनके देश में या इनके एरिया में बेसिकली चलती थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। सो आई होप जो ये आज का वीडियो था, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो।